हेलो स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर तक हम लोग कर चुके थे। अभी हम लोग लास्ट पार्टनरशिप पूरा खत्म कर देंगे आज के वीडियो में। पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अगर पार्टनर रिटायर करेगा तो क्या होगा, डेथ करेगा तो क्या होगा। तो पहला बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो की गणना कब की जाती थी। गेनिंग रेशियो निकाला जाता है रिटायरमेंट और डेथ में। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं है, एडमिशन के समय नहीं निकाला जाता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, जी हाँ, और साझेदारी के फंड विघटन होने पर, नहीं। तो बी, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर डेथ करता है तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। पार्टनर रिटायर करे या डेथ करे तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायर। तो जब रिटायरमेंट होता है, कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट लॉस को कौन लेता है। तो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट लॉस को सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर लेते हैं। ऑल पार्टनर, ऑल है, ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर, इसमें रिटायर पार्टनर भी लेता है, ठीक है। इसलिए सारे पार्टनर इसके प्रॉफिट लॉस को लेंगे। साझेदार के संयुक्त बीमा पॉलिसी, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी खुला हुआ है पार्टनर का, तो जेएलपी का पैसा कौन लेगा। तो जेएलपी का अकाउंट पूछ रहा है। साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कौन सा खाता है, जेएलपी कौन सा खाता है। तो जेएलपी एक पर्सनल अकाउंट है। जेएलपी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। जेएलपी का मतलब तीन पार्टनर अगर एबीसी है तो तीनों मिलके क्या किया, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। तो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। तो याद रखना है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा होता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2023 में पूछा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिजर्व का पैसा सारे पार्टनर में बांटा जाता है। किस रेशियो में, तो नए रेशियो में, पूंजी के रेशियो में, पुराने रेशियो में। तो याद रखना कि सारा पैसा पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांटा जाता है। सारा पैसा पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांटा जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो अब देखो यहाँ पे लिख दिया सामान्य संचय और इंग्लिश में लिख दिया गुडविल। जनरल रिजर्व की बात करते हैं, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। ओल्ड, देखो यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया, रिजर्व बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑल पार्टनर में, ऑल पार्टनर में, सारे में। और गुडविल केवल रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश वाला लेके चलते हैं तो ये आंसर होगा रिटायरिंग पार्टनर, और हिंदी वाला लेके चलते हैं तो ऑल पार्टनर होगा। यानी रिजर्व ऑल पार्टनर में बटेगा, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर में बटेगा। रिजर्व ऑल पार्टनर में बटेगा, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर में बटेगा। आगे लिखा है कि अवकाश, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इसका ऑप्शन। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार, साझेदार की जगह गाझेदार लिखा गया जी, एक से एक जल्दबाजी में सब गलती हो रहा है, इग्नोर करो सब गलती को। साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदार के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में मान लिया जाता है कि ये लोग हिस्से को ग्रहण करेंगे। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, उसका लाभ का हिस्सा बाकी पार्टनर किस रेशियो में लेगा, तो कौन से रेशियो में लेता है, तो कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो में लेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो में लेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो नहीं, गलत है ये। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, रिटायर करने के बाद वो अपना हिस्सा छोड़ देता है, तो उसका हिस्सा बाकी पार्टनर किस रेशियो में लेगा, तो उसका जो है बाकी पार्टनर न्यू रेशियो में लेगा। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया तो उसका हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा कौन लेगा, बाकी पार्टनर लेगा। तो बाकी पार्टनर किस रेशियो में लेगा, तो न्यू रेशियो में लेगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मरे हुए साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके किसको किया जाता है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो पैसा होता है उसको किसको देते हैं, तो डिकीज्ड को, एजुकेटर को देते हैं उसको। एजुकेटर मतलब उसका निर्वाहक उत्तराधिकारी। पिता मित्र नहीं, पिता भी निर्वाहक हो सकता है। तो निर्वाहक जो होगा उसका एजुकेटर जो होगा, जिसको नॉमिनी बोलते हैं, उसको पैसा देंगे। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका हिस्सा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। क्या साझेदार के अवकाश ग्रहण का आशय फर्म के पुनर्गठन से है, यस। डज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यस। जहाँ कोई पार्टनर मरेगा एग्रीमेंट चेंज होगा, जब एग्रीमेंट चेंज होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है, व्हेन इज प्रिपेयर्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब कोई पार्टनर मर जाएगा
तो पार्टनर जब मर जाता है तो मरने के केस में, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में हम उत्तराधिकारी का खाता खोलते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट खोलते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मींट बाय गेनिंग रेशियो इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो अपना हिस्सा छोड़ देता है बिजनेस में, तो उसका हिस्सा बाकी पार्टनर जो बचा हुआ पार्टनर है वो जिस रेशियो में लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? तो जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस में दो तरह से पैसा मिलता है। इंश्योरेंस में दो तरह से पैसा मिलता है, एक जो मैच्योरिटी पीरियड है, मान ली 20 साल का बीमा है तो 20 साल बाद आपको मिलेगा तो मैच्योरिटी में, और अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए, एक तो 20 साल का बीमा है तो 20 साल बाद मिलेगा तो मैच्योरिटी में पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके अपना बीमा सरेंडर कर दो, दे दो, लो भैया अपना बीमा हमारा पैसा दे दो। तो उसी को बोलते हैं जो मूल्य, जब आप अपना बीमा कैंसिल कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा उसके बदले में देता है उसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। जब दे तिथि से यानी मैच्योरिटी डेट से पहले आप अपने इंश्योरेंस को कैंसिल कर देते हैं तो जो कंपनी पैसा देती है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और याद रखना कि रिटायरमेंट में जब भी हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांटेंगे तो उसका सरेंडर वैल्यू बांटेंगे। जब भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांटेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में तो सरेंडर वैल्यू, लेकिन डेथ जब होगा तो पूरा वैल्यू बांटेंगे। डेथ में पूरा वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है कि इंश्योरेंस का पैसा मर जाने पर पूरा मिलता है, तो मर जाएगा तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन मरा नहीं, रिटायर हो रहा है तो फिर सरेंडर वैल्यू बांटेंगे। अब लिखा है कि वाई इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है? तो गेनिंग रेशियो इस बात की जानकारी के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से को बाकी बचाओ पार्टनर कितना कितना कमा रहा है, रिटायर पार्टनर के हिस्से को बाकी बचाओ पार्टनर कितना कितना कमा रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का एंट्री क्या करते हैं? तो गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग रिटायर ही होता है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री बनेगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फिर वही है, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे? तो याद रखिएगा जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको कौन कौन सा पैसा मिलता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसका कैपिटल का बैलेंस देते हैं, दूसरा उसका गुडविल का हिस्सा देते हैं, उसका रिवोल्यूशन प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, उसके बाद उसका रिजर्व में हिस्सा देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा देते हैं। उसके अलावा उसका लॉस में हिस्सा काट लेते हैं, ड्राइंग जो है काट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काट लेते हैं, ये सब चीज़ काट लेते हैं। तो ये सब हिस्सा उसको मिलता है। आप पढ़े होंगे कि रिटायर पार्टनर के हिस्से में क्या क्या जाएगा। अब फिर ये पूछ रहा है कि गेनिंग रेशियो और प्रॉफिट, मतलब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या अंतर है? पहले भी आप देख चुके हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अंतर, तो आपको ये पहले भी मिल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा था। यानी साझेदारी पुनर्गठन का मतलब एग्रीमेंट चेंज, एग्रीमेंट जैसे चेंज होगा वैसे साझेदारी बदल जाता था। यहाँ पूरे फॉर्म ही बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे एग्रीमेंट चेंज नहीं होगा, यहाँ पूरा धंधा ही बंद होगा, तो यहाँ बिजनेस क्लोज हो जाएगा। जबकि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, साझेदारी का जो पुनर्गठन हो रहा था, उसमें धंधा बंद नहीं हो रहा था, खाली एग्रीमेंट चेंज हो रहा था, और इसमें पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तब क्या होगा? तो संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण कहाँ किया जाएगा? द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब धंधा बंद हो रहा है तो रिजर्व तो पार्टनर का है, पार्टनर में बांटेंगे। जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, तो उसे दर्शाया जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर सोन। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे, बिजनेस बंद कर रहे होंगे और अचानक कोई लायबिलिटी आ जाता है और उसका पेमेंट करेंगे, तो उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। याद रखिएगा कहाँ है ऑप्शन में, ये है ए वाला में, रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म के विघटन का तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
मोड ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसमें से कौन सा तरीका है जिससे आप फर्म को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर सकते हैं, सारे पार्टनर आपस में सहमति करके बिजनेस को बंद कर सकते हैं, कोई घटना के घटने से बंद हो सकता है, कोर्ट बंद कर सकता है, लेकिन पार्टनर कोई रिटायर होगा तो बिजनेस बंद नहीं होगा। एग्रीमेंट चेंज होगा लेकिन रिटायर होने से बिजनेस बंद नहीं होता है। साझेदारी के विघटन के समय अलिखित संपत्ति से प्राप्त राशि, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस जो है बंद हो जाता है और उसमें अचानक कोई एसेट्स आ जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको बेच के पैसा मिलता है, तो उसको कहाँ पे खाते में क्रेडिट किया जाएगा? कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अनरियलाइज एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसा एसेट होगा जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है, तो जो संपत्ति पहले से लिखा हुआ नहीं है और अचानक उसको बेच के हम पैसा लाते हैं तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाते को साझेदारी फर्म के विघटन के अंत में बंद किया जाता है? यानी जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा खाता बनता है? तो बैंक अकाउंट बनता है। डिसोल्यूशन में सबसे लास्ट में कौन सा खाता बनता है? तो बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है। क्वेश्चन लिखा है कि साझेदारी फर्म के विघटन के समय अस्थगित राजस्व व्यय को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड टू। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डिसोल्यूशन के समय तो उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हालांकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो फ्यूचर में हमारा खर्च होने वाला, तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि साझेदारी के विघटन का अर्थ क्या है? साझेदारी का विघटन याद रखिएगा, ये फर्म नहीं है, तो साझेदारी का विघटन मतलब चेंज इन एग्रीमेंट। थोड़ा इसका अंतर आगे होगा, अंतर में समझ जाओगे। साझेदारी का जहाँ विघटन, खाली पार्टनरशिप का जहाँ विघटन हो रहा है वहाँ चेंज इन एग्रीमेंट, जो ऊपर पढ़ रहे थे एडमिशन रिटायरमेंट, चेंज इन एग्रीमेंट, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, ये सब में साझेदारी का विघटन हो रहा था। जहाँ फर्म जुड़ा रहेगा ना उसका मतलब बिजनेस बंद होना। देखिए लिखा भी होगा यहाँ, देखिए है ना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये सबसे हमारा साझेदारी बंद हो रहा था, फर्म नहीं। और फर्म जब बोलेगा तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद। साझेदारी फर्म के विघटन, यानी फर्म देखिए यहाँ पे लिखा है, पूरे बिजनेस बंद हो रहा है, कि विघटन की दशा में फर्म की पुस्तकों में खोले जाने वाले खातों का नाम लिखिए। नेम द अकाउंट विच आर ओपन इन द फर्म्स बुक इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है, देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट, यही खुलेगा। 5 खाते इसमें खुलते हैं। विघटन के समय उत्पन्न होने वाली 2 समस्या, जब हम किसी बिजनेस को बंद करते हैं तो क्या समस्या? सबसे पहला समस्या सारा संपत्ति को बेचने में दिक्कत है, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो उसका निपटारा करने में, उसको कैसे सारे लोगों को चुकाएंगे, उसमें दिक्कत होता है। कोई दो परिस्थितियां बताइए जिनके अंतर्गत साझेदारी को विघटित हुआ माना जाता है। स्टेट एनी 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व। तो याद रखना है, 2 स्थिति में साझेदारी को बंद हुआ माना जाता है, जब साझेदारी की अवधि समाप्त हो जाए। जैसे 10 साल के लिए पार्टनरशिप बना, 10 साल खत्म हो गया तो अपने आप बिजनेस बंद हो जाएगा। और उद्देश्य पूरा हो जाए, जो जिस उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप बनाया गया, अगर उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अपने आप समाप्त हुआ माना जाता है, डिसॉल्व हुआ माना जाता है। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में वसूली खाता तैयार किए जाने के कोई 2 उद्देश्य बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है सारी संपत्तियों को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे करने के लिए। सारी संपत्तियों को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे करने के लिए बनाया जाता है, और फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो याद रखना, रिवोल्यूशन अकाउंट आपका कब बनता है? तो ये बनता है जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है। देखिए यहाँ लिखा है, यह साझेदारी के पुनर्गठन में बनता है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ बोलता है फर्म। देखिए साझेदारी फर्म का विघटन, ध्यान रखिएगा, ये पुनर्गठन होता है, मतलब एग्रीमेंट चेंज होता है तो क्या होता है? पुनर्गठन होता है, दोबारा बनता है। तो यहाँ साझेदारी दोबारा बनता है तब, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में रिवोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, पूरे बिजनेस से बंद हो जाता है, तब बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है कि जब एग्रीमेंट चेंज होता है साझेदारों के बीच में, तो एग्रीमेंट चेंज होने के कारण एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू ऊपर नीचे होता है, बढ़ता घटता है। उसके कारण जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट लॉस को लिखने के लिए बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जब मेरा धंधा बंद हो रहा है, तो सारे संपत्ति को बेचने के लिए, उससे जो पैसा आएगा उससे अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। लेखा,
तो बोलता है इसमें संपत्तियों और दायित्वों में जो वृद्धि और कमी होगी, संपत्ति जो बढ़ेगा वो लिखेंगे, जो संपत्ति घटेगा वो लिखेंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जो बढ़े घटेगा वो लिखेंगे, जबकि इसमें जितने में बिकेगा वो लिखेंगे, जितने में बिकेगा वो लिखेंगे, बढ़ना घटना नहीं, जितने में बिकेगा वो लिखेंगे। रेगुलरिटी, तो ये हमेशा होता रहता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तब ये काम करेंगे, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तब ये करेंगे। मतलब अगर हर साल एडमिट हो रहा है तो हर साल ये बनेगा, लेकिन ये किसी बिजनेस में एक ही बार ना बनेगा, बंद हो गया तो बंद हो गया, तो ये एक बार बनेगा। क्या लिखा है, इसे फर्म के जीवन काल में केवल विघटन के समय आने, अर्थात कितने बार, एक बार ही बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनेगा जब बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा, जबकि ये हर बार बनेगा। मान लो हर साल पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो हर बार रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनेगा। इसको समझिए, ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। फर्म का विघटन, देखिए ये है साझेदारी का समापन, यानी पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो रहा है और ये फर्म समाप्त हो रहा है। तभी जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हम लोग पहले पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर को हम लोग बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे साझेदारी समाप्त हो रहा था, रिलेशन टूट रहा था, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो रहा था। तो जब दो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट चेंज होगा तो होगा साझेदारी का समापन, और जब धंधा ही बंद हो जाएगा तो होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ लिखा है क्या, साझेदारी के समापन से आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन। संबंध में कैसे परिवर्तन होगा, एग्रीमेंट में चेंज होने से ना संबंध में परिवर्तन होगा, और इसका मतलब होता है पूरे बिजनेस को ही बंद कर देना। व्यवसाय का चालू रहना, ध्यान रखिएगा, साझेदारी के समापन में व्यवसाय चालू रहेगा, खाली एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा, जबकि इसमें बिजनेस चालू नहीं रहेगा। फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेखा पुस्तकों का बंद होना, ध्यान रखिएगा, जब साझेदारी का समापन होगा तो लेखा पुस्तक बंद नहीं होता है। यहाँ पे बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काहे का लेखा पुस्तक बंद करेंगे, जब साझेदारी हमारा समाप्त हुआ है तो बंद क्यों करेंगे। लेकिन फर्म जब बंद होगा, बिजनेस बंद होगा, तो लेखा पुस्तक हिसाब किताब बंद करना पड़ेगा। न्यायालय का हस्तक्षेप, इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोर्ट इसमें आए भी नहीं कर देगा, तुम्हारा मर्जी भैया, तुमको एडमिट करना है, रिटायर करना, तुम करते रहो। लेकिन जब धंधा बंद हो जाएगा तो जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट इसमें आ सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। ये पूरा का पूरा हम लोगों का पार्टनरशिप का पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोगों को कंपनी बचा हुआ और पार्ट बी बचा हुआ, तो उसका हम लोग मटेरियल रेडी कर रहे हैं। हम लोग भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि सारा मटेरियल रेडी करके और कल सुबह तक आपको सारा वीडियो हम दे दें। कल सुबह तक सारा वीडियो पब्लिक हो जाएगा, रगड़ के देखिए, और इससे बाहर नहीं आएगा। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, उसको आपको पढ़ के जाना है। तो आपको एक आइडिया दे देंगे रफली कि ये चैप्टर आप थोड़ा करके जाओगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो इसको देखिए। थैंक यू।